जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी पॉलिटी पर, और पॉलिटी पर जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो, हेडिंग लगा करके छुड़वाई थी मैंने, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक हमने जितने अधिनियम की बात की है उन सब में से जो सबसे बड़ा अधिनियम है वो है 1935 का अधिनियम। सर, ये सबसे बड़ा कैसे है, उसके बारे में क्या क्या है, एक बार आप देख लीजिए। देखो, इस अधिनियम यानी बोला जाए तो कि 1935 तक का सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम। सर, ये सबसे बड़ा अधिनियम है, लेकिन है किस प्रकार से? तो याद रखना, इसके अंदर टोटल अनुच्छेद कितने थे? 321 थी, यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 321 थी। और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? तो याद रखना 10 थी अनुसूचियां की संख्या कितनी है? 10 थी। देखो, 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है। और रीजन क्या है? नंबर एक बात, सबसे बड़ा अधिनियम है, इसके पीछे कारण क्या? इसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 321। नंबर दो, टोटल अनुसूचियां कितनी है? 10 है। देखो, इस अधिनियम की जो सबसे यदि आलोचनात्मक बात की जाए तो इसके अंदर एक आलोचना है, वो क्या है कि इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, यानी इस अधिनियम की खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो फिर से ये प्रस्तावना थी किसकी? तो याद रखना, जो इसके अंदर प्रस्तावना है वो प्रस्तावना 1919 जो हमने अधिनियम पढ़ा था उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को हुई रखा गया। उसके अंदर प्रस्तावना कौन सी थी? उत्तरदायी शासन। देखो क्या है इस अधिनियम के बारे में कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, ये सबसे बड़ा अधिनियम है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 321। उसके बाद अनुसूचियां कितनी है? 10 है। और इसके स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं है। जो 1919 का अधिनियम था उसकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना की कॉपी करके, यानी 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना को स्वीकार करके 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना बनाया गया था। और याद रखना, 1919 की प्रस्तावना थी क्या? तो 1919 की प्रस्तावना थी, वो थी उत्तरदायी शासन, यानी उत्तरदायी शासन को ही इसके अंदर रखा गया है। अर्थात 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकारा गया है। और इस अधिनियम के बारे में उल्लेख है। देखो, और इस अधिनियम की मैं बात करूं, यदि मैं इस अधिनियम की और बात करूं तो क्या? देखो, अब हम बात करें सर उत्तरदायी शासन है, तो उत्तरदायी शासन के अंदर क्या कहा था? आपने 1928 के बारे में पढ़ा है, 29 के बारे में पढ़ा था कि जो 19 पंडित जवाहरलाल, देखो इस अधिनियम की और बात किया है। हम बात करें थी इसकी प्रस्तावना क्या है? इसकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना उत्तरदायी शासन। कौन सा है? उत्तरदायी शासन। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में क्या लिखा हुआ था? पूर्ण स्वराज्य। कौन सा है? पूर्ण स्वराज्य, यानी जैसा हम अब हमें अपना राज्य चाहिए। लेकिन इसकी प्रस्तावना क्या है? उत्तरदायी शासन। तो इसका मतलब क्या है? इस अधिनियम में आजादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखना,
इस अधिनियम में आजादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। सर आपने आजादी शब्द क्यों लिखा? तो दोस्तों हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज, जिसकी हमने मांग कब की थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर हमने मांग की थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर भी इस अधिनियम में आजादी शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। चलो ये तो थी इसकी आलोचना, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? सबसे बड़ी खूबी क्या थी? तो खूबी यही थी, इस संघ के अंदर प्रथम बार या पहली बार अखिल भारतीय देखो इसकी खूबी क्या है? चलो आलोचना तो ये थी कि सर इसके अंदर कोई भी प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन खूबी क्या है? पहली बार भारत के अंदर अखिल भारतीय परिषद का क्या रखा गया था? प्रावधान रखा गया था। क्या रखा गया था? अखिल भारतीय परिषद का क्या रखा गया था? केवल प्रावधान रखा गया था। लेकिन ये अधिनियम, ये प्रावधान पारित नहीं हुआ था, नहीं बन पाया था। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है क्या? अखिल भारतीय यानी पूरे के पूरे भारत को एक करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। उसके बाद क्या है, इसके तहत है क्या कि सर ये है अखिल भारतीय जो परिषद है, ये है क्या? तो दोस्तों हुआ क्या था, इस अधिनियम के तहत जो भारत की राजनीति है, इस राजनीति को संपूर्ण भारत के लिए एक करना था। लेकिन ये नहीं हो पाई। रीजन क्या था? मैंने पहले भी बताया था, उस समय भारत कितने भागों में विभाजित था? एक अंग्रेजी भारत, दूसरा कौन सा है? देसी रियासतें। कौन सा है? देसी रियासतें। सर क्यों नहीं हो पाया था? देखो, अंग्रेजी भारत के अंदर किसका अधिकार था? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का। और देसी रियासतों के अंदर किसका था? राजा महाराजाओं का। देसी रियासत के अंदर किसका था? राजा महाराजाओं का। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, जो अखिल भारतीय अधिनियम है उसके तहत अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भाई आप अपना जो रियासत है, देसी महाराजाओं को कहा था कि आप अपनी जो रियासत है उसको छोड़ करके आप अंग्रेजी भारत के अंदर यानी पूर्ण भारत के अंदर हो जाओ। अब देखो राजा महाराजाओं ने क्या कहा कि भाई हम पागल थोड़ी है जो अपनी रियासत को छोड़ करके अंग्रेजी भारत के अंदर मिल जाएंगे। तो राजा महाराजाओं ने इसका क्या किया था, यानी देसी रियासतों का बहिष्कार। देखो अब हुआ क्या कि देसी जो राजा महाराजा है उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था कि भाई हम ऐसी कोई भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो इसकी वजह से जो ये अखिल भारतीय परिषद का जो निर्माण कर रहे थे, यानी पूरे भारत के अंदर जो एक राजनीति पद लागू कर रहे थे, जो एक राजनीति चाहते थे अंग्रेज, वो क्या हो गए थे? इसके अंदर असफल हो गए थे। पूछा जाता है कि जो 1935 का अधिनियम है, संपूर्ण भारत के लिए एक राजनीति व्यवस्था की जा रही थी, वो राजनीति व्यवस्था यानी अखिल भारतीय परिषद का विफल होने का कारण क्या है? तो यही है, असफल होने का कारण यही है कि देसी रियासतों का बहिष्कार करने की वजह से 1935 का भारत अखिल भारतीय परिषद का बहिष्कार करने की वजह से ये एक नहीं हो पाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम बात कर रहे थे अखिल भारतीय संघ की। किसकी बात कर रहे थे? अखिल भारतीय संघ की। एक बात और याद रखना, अखिल भारतीय संघ के तहत पहली बार अखिल भारतीय संघ, देखो एक बार फिर से समझ लो, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? पूर्ण भारत की राजनीति को
एक करना, एक करना। सर पूर्ण भारत की राजनीति को एक करना, तो पूर्ण भारत की राजनीति को एक करने का अर्थ क्या है? उसमें भारत कितने विभागों में, कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। पहला कौन सा है? अंग्रेजी भारत। पहला कौन सा है? अंग्रेजी भारत। दूसरा कौन सी है? देसी रियासतें। देसी रियासतें, देसी रियासतें। अब हुआ क्या था कि इसको एक करने के लिए जिस संघ की स्थापना की गई थी उस संघ का नाम है अखिल भारतीय संघ। अब हुआ क्या, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भाई देसी रियासतों को कि आप अपने जो देसी रियासत है उसका विलय किस में कर दो? अंग्रेजी भारत में। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत। तो जो देसी रियासतों के राजा महाराजा उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी रियासतें हम जैसे चाहे वैसा कर रहे हैं, हमें आपका ये सौदा मंजूर है नहीं है। तो देसी रियासतों ने बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? इसका बहिष्कार। और बहिष्कार करने की वजह से ये संघ क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था, यानी ये संघ सफल नहीं हो पाया। इस बात को आप ध्यान रखना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पहला प्रयास था, ये पहला कदम था जिसके अंदर संपूर्ण भारत को एक करने की बात की गई थी। संपूर्ण भारत को एक करने की बात की गई थी। ये पहला प्रयास था 1935 के अंदर। पूछा जाता है क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत की राजनीति को, संपूर्ण भारत की राजनीति को एक करने के लिए प्रथम प्रयास कौन सा था? तो दोस्तों याद रखना, पहला तो ऑप्शन यदि आपका ये आ जाए 1935 का भारत शासन अधिनियम, और यदि इसके अंदर एक ये भी आ जाए कि भारत अखिल भारतीय संघ, तो आपको करना कौन सा है? यदि अखिल भारतीय संघ ऑप्शन में है तो पहले तो आपको यह करना है। यदि आपको कहीं पर ये दोनों अलग अलग दिखाई दे ऑप्शन, तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई दे तो सबसे बेस्ट होगा ये अखिल भारतीय संघ। किस संघ की स्थापना की गई थी? तो यदि किस संघ की स्थापना की गई थी तो वो है अखिल भारतीय संघ। और किस अधिनियम के तहत प्रयास किया गया था? तो ये कहीं पर अधिनियम की बात आ जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। थोड़ा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पुटअप कैसे हो रहा है। आपको एग्जामिनर है वो कहाँ फेल कर रहा है, यानी कहाँ आपकी एग्जामिनर हमेशा आपको फेल करने के लिए क्वेश्चन देता है, ना कि पास करने के लिए। वो चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। यदि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आराम से पुटअप कर सकते हो, वरना कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करके आ जाओगे। और इस अधिनियम की क्या क्या बातें हैं देखो, और इस अधिनियम की मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या देखो। मैंने पहले बताया था कि देखो जो दोहरा शासन था, दोहरा शासन प्रणाली, दोहरा शासन प्रणाली, जो प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली थी, जो प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली थी, इसको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। और जितने भी विषय थे कहां पर लागू कर दिए गए थे? केंद्र में। कहां पर कर दिए गए थे? केंद्र में। सर ये दोहरी शासन प्रणाली क्या, मैंने पहले भी बताया था। देखो था क्या, एक आता है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब उस समय भारत के अंदर टोटल राज्य कितने थे? 11 थे। अब छोटे छोटे जो गवर्नर है वो क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। ये किस में कार्य कर रहे थे? प्रांतों में कर रहे थे। क्या किस में कार्य कर रहे थे? प्रांतों में। उसमें प्रांत कितने भागों में, कितने भाग थे? 11 थे। अब ये क्या कर रहे थे? गवर्नर। गवर्नर भी 2 प्रकार से कार्य कर रहे थे। जो गवर्नर खुद कार्य कर रहे थे वो थे आरक्षित। कितने थे? आरक्षित। और जो दूसरा कार्य कर रहे थे वो थे हस्तांतरित। अब होता क्या था कि गवर्नर जो खुद कार्य कर रहा है वो तो हो गया आरक्षित, और हस्तांतरित जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए थे उनको भी सौंप रहा है। इसका मतलब कार्य जनता तक पहुंचने के लिए कितने कड़ियों में जा रहा है? एक तो सबसे बड़ा गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर के पास, फिर गवर्नर अपने जो प्रतिनिधि चुने गए उसके बीच, फिर जनता के पास जा रहा है। तो इस शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। अब यही चीज किसके लिए लागू हो गई थी? गवर्नर जनरल के लिए। अब गवर्नर जनरल है वही कार्य करेगा, एक तो आरक्षित करेगा, एक कौन सा काम करेगा? आरक्षित करेगा, एक हस्तांतरित करेगा। अब क्या है, आरक्षित के अंदर तो जो खुद कार्य कर रहा है वो हो गया। हस्तांतरित क्या है? हस्तांतरित मतलब जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए वो कार्य। इसका मतलब जो प्रांतों के अंदर गवर्नर जनरल थे उनसे ये कार्य छीन लगे। अब प्रांतों के जो गवर्नर है उनका कार्य समाप्त हो गया। तो इस शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। और खत्म करने के बाद इसको लागू कहां कर दिया गया था? इस प्रणाली को, तो इस प्रणाली को प्रांत से हटाकर के सीधे कहां लागू कर दिया गया था? केंद्र के अंदर लागू कर दिया था। अब देखो, अब केंद्र और राज्यों के बीच
केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा भी हो गया था। पहले विषयों का बंटवारा हुआ था, लेकिन उन बंटवारों में विषयों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी, मैंने पहले भी बताया था। अब क्या है विषयों का बंटवारा। अगले पॉइंट में लिख लो कि केंद्र और राज्यों के अंदर विषयों का बंटवारा हो गया था। विषयों का बंटवारा कैसे हुआ था? तो एक तरफ आपका आ गया केंद्र और दूसरी तरफ आ गया राज्य। इन दोनों के बीच में विषयों का क्या हो गया था? बंटवारा। विषयों की संख्या कितने भागों में बंटवारा हुआ था? 3 भागों में। विषयों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। 3 भाग कौन से कौन से? 3 भाग कौन से कौन से और कितने कितने विषय? 2010 आरएस के पेपर में पूछा गया है। तो इसका मतलब जो पटवारी की राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो 10 साल पहले पूछा गया था। तो इसका मतलब जो आगे भर्तियां आ रही उसमें भी पूछा जा सकता है। देखो, एक तो है संघ सूची, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब कितने कितने विषय थे? तो याद रखना 59, 54 और 36 कितने विषय थे? देखो, टॉपिक को कैसे याद करना है कि सर 1935 शासन अधिनियम के द्वारा जो दोहरा शासन प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया था और वो जो विषय थे वो कहां पर लागू कर दिए गए थे? केंद्र में। अब क्या हुआ? अब केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा कर दिया गया था विषयों को, और विषयों को बंटवारा करने के बाद कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वो भाग कौन से? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल कितने विषय रखे गए थे? 59। राज्य सूची में कितने रह गए? 54। और समवर्ती सूची में कितने रह गए? 36। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखो, इसके बाद एक लाइन और लिख लो। इसके बाद एक लाइन और लिख लो कि इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव देखो, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्येक चुनाव प्रणाली की स्थापना की गई। यानी प्रत्येक चुनाव प्रणाली, हमें सबसे से मतलब है कि सिर्फ प्रत्येक चुनाव प्रणाली क्या है? देखो, इससे पहले मतलब जो आम जनता है उस आम जनता का वोट देने का अधिकार नहीं था। अब आम जनता को वोट देने का अधिकार घोषित कर दिया गया है। आम जनता भी क्या दे सकती है? वोट। और दोस्तों याद रखना, उस समय लगभग भारत की इस अधिनियम के तहत भारत की लगभग 10% जनता है वो वोट देने लगी थी। क्या देने लगी थी? वोट देने लगी थी। तो इसके अंदर हमने कौन सी चीजें पढ़ी है? नंबर 1, दोहरी शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। नंबर 2, केंद्र और राज्यों के बीच जो दोहरी शासन प्रणाली थी वो प्रांतों से हटा करके कहाँ लागू कर दी गई थी? केंद्र में। और केंद्र और राज्यों के बीच क्या कर दिया गया था? विषयों का बंटवारा। और विषयों के बंटवारे के तहत कितने भागों में बांटा है विषयों को? 3 भागों में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर टोटल कितने? 59 और राज्य सूची के अंदर 54 और समवर्ती सूची के अंदर 36। और एक शब्द और आता है कि सर चलो ये तो हो गया, अब वो विषय जो ना राज्य सूची के, ना केंद्र के, ना किसी और के, वो विषय कौन से? उन विषयों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उन विषयों को जाना जाता है अवशिष्ट विषय। कि सर अवशिष्ट विषय क्या है? पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय याद रखना। अवशिष्ट विषय वो विषय जो ना तो किसी केंद्र के, ना राज्य के और ना समवर्ती सूची के, इन विषयों को किस नाम से जाना जाता है? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? गवर्नर जनरल का है। किसका है? गवर्नर जनरल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बार बार प्रश्नों को गलत करके आओगे। तो याद रखना, अवशिष्ट विषय कौन से है? वो विषय जिस पर किसका अधिकार है? गवर्नर जनरल का। जिस पर ना तो राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार और ना समवर्ती सूची का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ किसका है? तो याद रखना, गवर्नर जनरल का अधिकार है जो इन विषयों पर कानून बना सकता है। अर्थात इन पर
अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेजिडेरी पावर्स। क्या कहा जाता है? रेजिडेरी पावर्स है। ठीक है, इस पर कानून में विधि बनाने का अधिकार किसका है? विधि बनाने का अधिकार किसका है? तो याद रखना, इस पर अवशिष्ट विषयों पर केवल विधि बनाने का अधिकार किसका है? गवर्नर जनरल का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो दोस्तों, और इस अधिनियम में कौन सी बातें वो एक बार आप और देख लो। थोड़ी सी 2 4 5 10 बातें और भी ऐसी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कौन सी बातें? देखो, इस अधिनियम के तहत बर्मा को, किसको? बर्मा को अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत बर्मा को क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था। और क्या? ठीक है, इस बर्मा को अलग करके बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया था। सॉरी, अलग कानून बनाने का प्रावधान रखा गया था। अलग कानून बनाने का प्रावधान रखा गया था। और क्या किया गया था? आपने नाम सुना होगा, बिहार और उड़ीसा। देखो, अभी आपने पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर दोनों साथ है, उसी प्रकार पहले बिहार और उड़ीसा एक साथ है। तो 1935 के अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा दोनों को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। 3 नंबर कौन सा? आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत लगता है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में लगता है। सिंध प्रांत वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखना, वर्तमान है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। पहले कहां पर था? तो पहले कहां पर था? तो याद रखना, पहले था वो था बॉम्बे का हिस्सा था। पहले किसका हिस्सा था? बॉम्बे का। तो सिंध प्रांत पहले किसका हिस्सा था? बॉम्बे का। दोस्तों, बॉम्बे जो अभी पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, वो पूरा का पूरा बॉम्बे था पहले। याद रखना कि अभी जो वर्तमान के अंदर जो छोटी सी नगरी है बॉम्बे, वो नहीं थी। जो पूरा का पूरा एरिया था वो बॉम्बे का था, वो पूरा का पूरा बॉम्बे कहलाता था। तो इसको क्या कर दिया था? जो सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, इसको अलग करके अलग कर दिया था। किसने कर दिया था? बॉम्बे से। और क्या था इसका? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक आपने नाम सुने होंगे, निर्देशों का उपकरण। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है। आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लेना। निर्देशों का उपकरण। निर्देशों का उपकरण है क्या? निर्देशों का उपकरण अभी आपने वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान में पढ़ा है। आपने भारतीय संविधान में पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो वर्तमान के अंदर भारत के संविधान में, उनको किस नाम से जाना जाता था? पहले निर्देशों का उपकरण। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को सर्वप्रथम किसके अंदर रखा गया था? 1935 के अंदर। पहले नहीं थे नीति निर्देशक तत्व, लेकिन बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन नाम क्या रखा गया था? निर्देशों का उपकरण। और वर्तमान के अंदर किस नाम से जाना जाता है? नीति निर्देशक तत्व, जो भारत के संविधान में मौजूद है। उसके बाद क्या है? देखो, 1 नंबर पढ़ लिया था, बर्मा को अलग कर दिया। उसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व यानी निर्देशों के उपकरण 1935 के अधिनियम में जोड़े गए थे। और क्या है अधिनियम के बारे में? तो और क्या है? आपने नाम सुना होगा भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। उसके बाद देखो, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कौन सी आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडिंग लगा के लिख देना, हेडिंग लगा के लिख दो, संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। देखो, इसके अंदर दो चीजें आती है। 1935 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना की कब गई थी? 1937 के अंदर। कब की गई थी? 1937 में। और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, वो कहाँ की गई थी? दिल्ली के अंदर। कहाँ की गई थी? दिल्ली के अंदर। यानी सबसे बड़ा न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। उसको किस नाम क्या दिया? संघीय न्यायालय। और कहाँ की गई थी? दिल्ली के अंदर। कब की गई थी? 1937 के अंदर। कब की थी? 1937 के अंदर। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वो थे मोरिस गवेयर। कौन थे? मोरिस गवेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो, एक चीज और है कि सर संघीय न्यायालय में यदि कहीं पर गड़बड़ की जाए तो इसकी सुनवाई कहाँ होती थी? तो याद रखना, इसकी सुनवाई होती थी, वो होती थी पीरवी काउंसिल के अंदर। कहां पर होती थी? पीरवी काउंसिल। सर ये पीरवी काउंसिल है क्या? तो याद रखना, पीरवी काउंसिल क्या है? पीरवी काउंसिल लंदन का है। किसका है? लंदन का न्यायालय है। क्या है? लंदन का न्यायालय। लंदन में वो नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है वगैरह कुछ भी नहीं थे। वहां पर क्या था? पीरवी काउंसिल। यदि संघीय न्यायालय के अंदर, संघीय न्यायालय की यदि कहीं पर भी गड़बड़ हो जाए, इसका यदि इसकी सुनवाई की जानी चाहिए, तो वो कहाँ की जाती थी? पीरवी काउंसिल में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी इससे 1935 का भारत शासन अधिनियम पर। 1900 हमने बहुत जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट बातें, उन पर हमने अध्ययन कर लिया था। लेकिन कुछ एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, दास्ता का पत्र। दास्ता का पत्र या फिर अधिनियम। क्या है सर ये दास्ता का पत्र, आखिर दास्ता का अधिनियम? तो दोस्तों, इस अधिनियम को दास्ता का पत्र या दास्ता का अधिनियम किसने कहा था? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर दास्ता का पत्र या दास्ता का अधिनियम क्यों कहा था? तो दोस्तों हमने कहा था 1919 के अंदर हमने पढ़ा था, 1919 के बाद हमने पढ़ा, 1919 में अंदर हमने पढ़ा था, 1919 के अंदर 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना वो है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन। इस उत्तरदायी शासन के बाद हमने जो लाहौर अधिवेशन है, इसके अंदर हमने मांगी थी स्वराज की, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा करने का मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी। और मैंने बताया था कि ये जो 1935 का अधिनियम है, इसके अंदर आजादी शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, अर्थात हमें स्वतंत्रता का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया। इसलिए क्या कहा था कि हम गुलाम तो है ही, इसलिए ये भी एक प्रकार से क्या है? दास्ता का पत्र या फिर अधिनियम है दोस्तों। इसके बाद ये लिखा हुआ कहाँ है? कहां पर लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर इस 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया दास्ता का पत्र या दास्ता का अधिनियम। और इसके बारे में क्या है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये इंजन रहित रेलगाड़ी है। क्या है? एक इंजन रहित, ये एक इंजन रहित गाड़ी है जिसके ब्रेक तो बहुत ज्यादा है, जिसमें ब्रेकों की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है। बिना इंजन की एक गाड़ी है जिसके अंदर केवल क्या लगे हुए? ब्रेक लगे हुए। अर्थात क्या है कि ये जो अधिनियम हमें दे रहा है भारत शासन अधिनियम, नाम तो है इसका, लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये भारत का तो है नहीं, ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। बस केवल मतलब बात हो रही है कि भारत के लिए बहुत बड़ा शासन है, इसने इसको भारत शासन अधिनियम नाम दे दिया,
लेकिन दिया भारतीयों के लिए, लेकिन जो भारतीय चाह रहे थे वो तो इसमें एक भी बात उल्लेख नहीं है। तो ये है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब दोस्तों उसके बाद हम एक बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये लगभग समाप्त होने वाला है। तो एक दो बातें और है वो आप देख लीजिए। एक तो बात है कि सर 1935 के अधिनियम के बाद चुनाव कब करवाए गए थे। तो इस 1935 अधिनियम के बाद जो चुनाव करवाए गए थे, आम चुनाव 1937 में करवाए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आम चुनाव प्रणाली है वो चुनाव प्रणाली लागू कर दी गई थी। और भी क्या बात है इसके अंदर, तो देखो और कौन सी बात है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1935 के अधिनियम के बारे में हमने जो मेन बातें थी वो हमने उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। एक शब्द और आता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में। तो अब जो हमारा आएगा अगला टॉपिक, उससे पहले मैं आपको एक चीज बात बता देना चाहता हूँ कि देखो सर, सबसे पहले बात आती है कि सर संविधान और संविधान सभा क्या है। संविधान और संविधान सभा, तो सबसे पहले संविधान के बारे में किसने कहा था या संविधान सभा के बारे में किसने कहा था, अंग्रेजों ने आखिर इसको कब स्वीकार किया था, ये हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। लेकिन सबसे पहले अब अगली क्लास में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बता देना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो एक्सक्यूज है वो क्लियर हो जाए। देखो, यदि बात करते हैं सर संविधान सभा की, तो संविधान के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। भाई हमारे भारत के अंदर हमारा अलग से संविधान होना चाहिए। तो इसकी बात सर्वप्रथम की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी, तो वो की थी 1985 में। इन्होंने एक स्वराज बिल पारित किया था, और इस स्वराज बिल के अंदर सबसे पहले हमारे लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, इसकी चर्चा की हुई है। बात करते हैं सर संविधान सभा, तो संविधान सभा की बात की थी एम.एन. रॉय। उन्होंने कब की थी, 1934 में। अब एक संविधान आपके दिमाग में उठा होगा कि सर 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बात की थी। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने बात जरूर की थी सर्वप्रथम संविधान के बारे में, लेकिन सर्वप्रथम जो बात की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने कि हमारे भारत का भी क्या होना चाहिए, संविधान। तो दोस्तों ये था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।